सो आज से पहले 2 लेक्चर कर चुके जिसके अंदर हमने क्लॉजेस के बारे में पढ़ा। आज की जो क्लास है, क्लास 3 जो हमारी है, लेक्चर 3 है, उसमें हम फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लॉजेस के बारे में जब हमने पढ़ा तो अगर आप प्यारे बच्चों को ये बात याद होगी कि यार क्लॉज जो होता है ना वो क्या करता है, अपन लाल पेन लेते हैं थोड़ा सा। क्लॉज जो होता है वो क्या करता है, क्लॉज भाई साहब सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों चीज कंसिस्ट करता है। दूसरा कंप्लीट थॉट देता है। ये दोनों में नहीं होता है पॉसिबल, वैसे तो कौन से में होता है, केवल कंप्लीट थॉट, इंडिपेंडेंट में। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब कंपल्सरी है क्लॉज में। भाई साहब फ्रेज में ऐसा नहीं होता, ठीक है बेटा, फ्रेज में ऐसा नहीं होता। देखो मैंने हिंदी में बताया था, इसे बोलते हैं हम वाक्यांश। क्या बोलते हैं इसे हम? वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब क्या हो गया? वाक्य का अंश, मतलब हिस्सा, फ्रेगमेंट, है ना। तो इसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता, नहीं होता इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब। इस बात का ध्यान रखना। फ्रेज के अंदर क्या नहीं होता? मेन चीज हम इसका पहचान तभी करते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, ना ही ये कोई भी कंप्लीट थॉट हमें देता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। शुरू करें, क्या होता है सीन देखते हैं इसका। चलो देखो, a phrase is a group of related words within a sentence that complements the overall structure of the sentence। क्या बोला गया कि एक जो वाक्यांश होगा वो क्या होगा? समूह होगा, ग्रुप होगा। किसका? रिलेटेड वर्ड्स का। मतलब आपस में वो वर्ड्स रिलेट कर रहे होंगे, है ना। यूं नहीं है कि कोई एक वर्ड यहां से यहां से यहां से, नहीं। एक सेंटेंस के अंदर दैट कॉम्प्लीमेंट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो हमें सेंटेंस की, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट इंक्लूड द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर है ना ये बात? सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद नहीं होता, दोनों साथ में, ठीक है। जैसे क्लॉजेस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना कंपल्सरी था, ऐसा इसमें नहीं होता। इसीलिए अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन। अब क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो अकेला स्टैंड नहीं कर सकता एज अ सेंटेंस, एक सेंटेंस की तरह। बिकॉज क्योंकि इट एज एन अलोन पार्ट, यह एक अकेले पार्ट की तरह कैन नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, एक पूर्ण अर्थ नहीं दे सकता, है ना। ये क्या नहीं कर सकता? अकेला पार्ट जो है ये एक सेंटेंस की तरह पूरा मीनिंग नहीं दे सकता। See the following example. For example, I saw a joker in the street. I saw a joker in the street. I saw a joker. अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं, I saw a joker, मैंने एक जोकर देखा। ये क्या है भाई? ये अपने आप में कंप्लीट है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, राइट। इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये। लेकिन अगर हम ये वाला पार्ट देखें, इन दी स्ट्रीट, अगर हम ये वाला पार्ट देखें, ना ही इसके अंदर सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है ना। तो ये वाला पार्ट केवल क्या कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है, इस क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है, इस सेंटेंस को पूरा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि भाई मैंने एक जोकर देखा। कहां देखा? गली में देखा। सो इन द स्ट्रीट यहां पर एक फ्रेज होगा क्योंकि ये इस पार्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट, राइट। चलो आगे देखते हैं।
अब एक फ्रेज जो है, अलग अलग टाइप्स भी होते हैं ना, जैसे हमने नाउन और एडवर्ब और एडजेक्टिव देखा उसके अंदर, वैसे यहाँ पे भी होता है। कैसे? अ फ्रेज कैन एक्ट एज अ नाउन, एक फ्रेज एक नाउन की तरह एक्ट कर सकता है, एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर सकता है, एक प्रेपोजिशन की तरह एक्ट कर सकता है, एन एडवर्ब एक एडवर्ब की तरह एक्ट कर सकता है विद इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर। सो जो फंक्शंस होते हैं फ्रेज के, वो डिपेंड करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन पर कि वो बना किस अकॉर्डिंग हुआ है, एंड प्लेस इन अ सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर उसकी जगह क्या है ना। अब वो जो भी फ्रेज है वो काम नाउन का कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है, प्रेपोजिशन का कर रहा है, ठीक है, एडवर्ब का कर रहा है, किसका काम कर रहा है वो निर्भर करेगा कि सेंटेंस के अंदर आखिरकार उसकी पोजीशन क्या है, उसकी प्लेस क्या है, उस पर निर्भर करेगा। अब वो जो फंक्शंस हैं वो इससे डिफाइन होते हैं। ये 8 टाइप हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, जेरेंड, इन्फिनेटिव, प्रेपोजिशनल, एब्सोल्यूट। इन सब के आधे तो नाम से ही आप समझ गए होंगे। नाउन फ्रेज नाउन की तरह एक्ट करेगा, वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह, जेरेंड की तरह, इन्फिनेटिव की तरह, है ना। इस तरीके से ये एक्ट करते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह और एब्सोल्यूट फ्रेज की तरह। क्या है ये सब, कैसे हम इन्हें पहचानेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपरली अभी हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं नाउन फ्रेज से। यहां तक की बात समझ में आ गई ना। अब देखो, कह रहे हैं नाउन फ्रेज, नाउन मतलब संज्ञा, फ्रेज मतलब वाक्यांश। तो ऐसा वाक्यांश जो संज्ञा की तरह एक्ट कर रहा हो, जैसे समझना, अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ नाउन, ऐसा वाक्यांश जो एक सेंटेंस में संज्ञा की तरह काम कर रहा हो उसे हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ नाउन, उसके अंदर एक नाउन होगा और कुछ अदर वर्ड्स होंगे, जैसे डिटर्मिनर हो सकता है, मॉडिफायर हो सकते हैं, जो भी नाउन को और क्वालिफाई करते हैं वो वाले वर्ड्स हो सकते हैं, विच मॉडिफाई द नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं ना। जैसे द नाउन फ्रेज कंप्राइजेस अ नाउन, एक तो नाउन होगा एज द हेड वर्ड, मेन वर्ड की तरह, एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स, दूसरे रिलेटेड वर्ड्स जैसे कि डिटर्मिनर और मॉडिफायर मे कम बिफोर, या तो वो उस नाउन के पहले आ रहे होंगे या उस नाउन के बाद में आ रहे होंगे। दी एंटायर फ्रेज, वो जो पूरा फ्रेज होगा वो एक सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। नाउन प्लस मॉडिफायर और डिटर्मिनर हम बोल सकते हैं नाउन फ्रेज कहलाता है। अब वो मॉडिफायर डिटर्मिनर नाउन से पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बाद में ही होगा। क्या हो सकता है? पहले भी हो सकता है। समझो, दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटिफुल हॉर्स, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया बड़ा सा ब्यूटीफुल हॉर्स हायर किया। हॉर्स क्या हो गया? नाउन हो गया, और यहां पर एक ह्यूज ब्यूटीफुल हॉर्स, बड़ा ब्यूटीफुल सुंदर हॉर्स, ये सारे मॉडिफायर्स हो गए और डिटर्मिनर्स हो गए। ए तो हमारे डिटर्मिनर हो गया और ये हमारे मॉडिफायर हो गए, और ये हमारा नाउन हो गया। तो यहां पर ये जो नाउन है अ ह्यूज ब्यूटीफुल हॉर्स, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे है। वर्ब क्या है? हायर है। अ ह्यूज ब्यूटीफुल हॉर्स क्या है? एक नाउन है और ऑब्जेक्ट है। तो ये यहां पर क्या काम कर रहा है? एक नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन है इसलिए। समझो, शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। अगेन शर्ट, शर्ट क्या है? नाउन है। क्या है? डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर को डी लिख रही हूं। डिसेंट ब्लैक क्या है? मॉडिफायर है, मॉडिफायर को एम लिख रही हूं। तो ये पूरा क्या है? एक डिसेंट ब्लैक शर्ट, नाउन फ्रेज है। एक बात बताओ, इसमें कोई सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है? नहीं है, इसमें केवल एक नाउन है और मॉडिफायर है ना। और ये यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यहां पर भी ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ये एक फ्रेज है। अगर हम केवल इतना सा देखें, अ ह्यूज ब्यूटीफुल हॉर्स, एक बहुत बड़ा खूबसूरत घोड़ा, क्या
कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कुछ नहीं. अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, एक डिसेंट ब्लैक शर्ट क्या अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग दे रही है? नहीं, ये वाक्यांश है. ठीक है. वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स नेवर ड्रिंक्स कॉफी. अब रिलेटिव्स यहां पर क्या है? नाउन है. कौन से रिलेटिव्स? हमारे नजदीकी रिश्तेदारों में से एक. कौन? हमारे नजदीकी रिश्तेदारों में से एक. ये वाला पार्ट क्या हो गया? मॉडिफाइंग पार्ट हो गया. ये नाउन हो गया. ये यहां पर सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. कर रहा है कि नहीं कर रहा? नेवर ड्रिंक्स कॉफी हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें वर्ब है, और वर्ब तो नहीं होती है फ्रेज के अंदर. वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, तो ये यहां पर क्या हो गया? हमारा पार्ट नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प. शाउटेड फॉर हेल्प नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे वर्ब आ रहा है. ये होगा ए वुमेन इन द विंडो, एक महिला. अ वुमेन, अ डिटर्मिनर, वुमेन नाउन, इन द विंडो मॉडिफायर. ये पूरा क्या बन गया? एक नाउन फ्रेज. बना के नहीं बना? उसने किस चीज के लिए चिल्लाया? मदद के लिए. तो इस सेंटेंस में ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है. तो आपने देखा इस वाले सेंटेंस में जो हमारा नाउन फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. इस वाले सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, और इस वाले सेंटेंस में भी ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. ठीक है. A sentence can also consist of more than one noun phrase. अब ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में केवल एक ही नाउन फ्रेज हो सकता है. क्या बोला मैंने? ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में केवल एक ही नाउन फ्रेज हो सकता है. दो भी हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? बोले मैडम ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? दो कैसे हो सकते हैं? देखो, वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स बॉट अ ब्यूटिफुल रेड कार. अब उन्होंने क्या खरीदा? अ ब्यूटिफुल रेड कार, ऑब्जेक्ट हो गया. वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव हमारा सब्जेक्ट हो गया. रिलेटिव्स हमारे पास नाउन है ही, संज्ञा है ना. ये हमारा क्या है? वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव. आवर क्लोज क्या हो गए? मॉडिफायर हो गए. वन ऑफ डिटर्मिनर हो गया. ये पूरा, इसके अंदर कोई भी वर्ब है क्या? नहीं है. नहीं है ना. सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है ना. ये तो टोटली एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. तो ये यहां पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. नाउन फ्रेज है ये एक. वर्ब अ ब्यूटिफुल रेड कार अगेन. क्या ये अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? क्या यहां पर वर्ब दी हुई है, सब्जेक्ट दिया हुआ है? नहीं. इसीलिए यहां पर ये दोनों जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर रहे हैं. किसकी तरह काम कर रहे हैं? दोनों की तरह. एज अ सब्जेक्ट एंड एज दी ऑब्जेक्ट. समझ में आ गई ना? ये बात तो क्लियर हो गई होगी अब काफी हद तक. तो एक सेंटेंस के अंदर केवल एक नाउन फ्रेज हो ऐसा जरूरी नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. चलो, नाउन फ्रेज क्लियर. नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज पर. अब भाई प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? देखो, प्रेपोजिशन मतलब जिसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब ऐसा फ्रेज, ऐसा वाक्यांश जिसके अंदर प्रेपोजिशन हो. अब इन, एट, ऑन, अंडर, एट, इनसे शुरू होने वाले, इनसे शुरू होने वाले तुरंत पहचान जाना प्रेपोजिशनल फ्रेज है. कैसे? अ फ्रेज कंप्राइजिंग अ प्रेपोजिशन, एक ऐसा वाक्यांश जिसके अंदर एक प्रेपोजिशन हो एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, और उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो. मैं आपको जब प्रेपोजिशन पढ़ाया, जैसे हमने पढ़ा अंडर अ ट्री, ये यहां पर लिखा है. अंडर मान लीजिए एक प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है, जैसे ट्री नाउन है, वो नाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है. ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, वो क्या कहलाता है? इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है. जैसे नियर अ वॉल यहां पर एक नाउन है और अंडर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. ऑन अ टेबल, इन द रूम, अंडर अ ट्री, एट द डोर,
नियर, ऑन, इन, अंडर, एट, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन है। तो भाई एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। मे ऑल्सो कंटेन अदर मॉडिफायर्स, कुछ और मॉडिफायर्स भी यहां पर उसके साथ हो सकते हैं। तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जिसके अंदर एक नाउन या प्रोनाउन है, जो कि क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर वॉल जो है, टेबल जो है, रूम जो है, ट्री जो है, डोर जो है, ये सब क्या कहला रहे हैं? ये वॉल नियर का ऑब्जेक्ट है, टेबल ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, रूम इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ट्री अंडर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, डोर एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, भूलना नहीं बिल्कुल। प्रेपोजिशनल फ्रेज अब समझ में आया? तो देखो, द किड्स वर लाफिंग एट द जोकर। द किड्स वर लाफिंग, जो बच्चे हैं वो हंस रहे थे। अब अगर हम इसे इतना देखें, एट द जोकर हटा दे, तो ये अपने आप में भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास, ये वाला पार्ट। यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और है ना, वर लाफिंग पूरा वर्ब है ना हमारे पास। अब अगर हम यहां पर एक चीज और देखें, वर लाफिंग जो है वो अपने आप में एक फ्रेज है। कौन सा वाला, ये भी समझेंगे अभी। देखो, द किड्स वर लाफिंग एट द जोकर, तो यहां पर एट द जोकर, एट क्या है? प्रेपोजिशन। जोकर क्या है? दी जोकर क्या है? नाउन। और हम कह सकते हैं इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सो एट दी जोकर क्या हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज। दूसरी चीज, ये अपने आप में क्या नहीं कर रहा? सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर नहीं है, यही डिफरेंस होता है इससे क्लॉज से अलग करने का। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है इसके अंदर, और ये यहां पर क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे इस सेंटेंस के बारे में, है ना। ही इज स्लीपिंग, ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वो सो रहा है। कहां सो रहा है? ऑन द कार्पेट। ये हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑन हमारे पास क्या है? प्रेपोजिशन है। दी कार क्या है? नाउन है। दी कार्पेट क्या है? नाउन है। और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी कहलाएगा। तो ऑन आ गया, एट आ गया। तो जिस भी प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन हो जो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है, उनसे मिलकर जो भी फ्रेज बनता है उसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। जैसे द टीचर लुक्ड एट दी ब्लैक बोर्ड। द टीचर लुक्ड, टीचर ने देखा, एट दी ब्लैक बोर्ड, किस पर? ब्लैक बोर्ड पर। सो अगेन एट दी ब्लैक बोर्ड क्या हो गया यहां पर? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। नेक्स्ट, ही ड्राइव्स द कार एट अ हाई स्पीड। ही ड्राइव्स द कार, वो गाड़ी चलाता है, लेकिन कैसे चलाता है? बहुत ज्यादा तेज स्पीड पर चलाता है। गाड़ी कैसे चलाता है भाई? वो बहुत ज्यादा। तो एट प्रेपोजिशन, एट प्रेपोजिशन। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में भी देखोगे तो ही ऑलवेज स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस, वो हमेशा बात करता है एक ऊंची आवाज में। वो हमेशा बात करता है एक ऊंची आवाज में। तो अगेन इन अ लाउड वॉइस क्या हो गया यहां पर? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। हो गई ना बात क्लियर? प्रेपोजिशनल फ्रेज समझ में आया? प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा एक प्रेपोजिशन से शुरू होगा, उसके बाद कोई भी एक नाउन प्रोनाउन होगा, और वो नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि यहां पर इतना हम देख नहीं रहे। ठीक है, तो ये वाला रेड वाला पार्ट जो है वो सभी में प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है एडजेक्टिव फ्रेज की। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्या होता है कि एडजेक्टिव? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। तो देखो, अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। अब एक ऐसा फ्रेज, एक ऐसा वाक्यांश जो क्या करे? एक एडजेक्टिव की तरह काम करे। जैसे यहां पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज था, वो यहां पर
नाउन फ्रेज में हम देख रहे थे, ठीक है, कि वो पूरा फ्रेज जो है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा था सेंटेंस में, तो और ऑब्जेक्ट की जगह पर तो रखा ही हुआ था, ठीक है, अ नाउन एज ऑब्जेक्ट। यहां पर भी क्या होगा, वो फ्रेज जो होगा वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। सो अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, एक फ्रेज जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करे एक सेंटेंस में, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं, सिंपल। जैसे एक एडजेक्टिव क्या करता है, इट मॉडिफाइज, मतलब गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है एक नाउन और प्रोनाउन की। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, मॉडिफाई करना, उसके बारे में हमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, मॉडिफायर्स एंड अदर वर्ड्स मॉडिफाइंग द नाउन और प्रोनाउन। तो इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको वो एडजेक्टिव्स मिलेंगे, मॉडिफायर्स मिलेंगे या दूसरे वर्ड्स मिलेंगे जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे। इससे कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है एग्जाम्पल से, समझो। अ किड ऑन द रूफ इज लुकिंग एट द स्काई। वो बच्चा जो कहां है, ऑन द रूफ, छत पर है, इज लुकिंग एट द स्काई। यहां पर ऑन द रूफ जो है वो काम क्या कर रहा है, किड को मॉडिफाई कर रहा है। क्या काम कर रहा है वो, यहां पर किड को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे आप यहां पर सोचोगे कि द किड्स वर लाफिंग, जो बच्चे थे वो हंस रहे थे, किस पर, जोकर पर। तो यहां पर किसी चीज को क्वालिफाई किया जा रहा था, नहीं कर रहे थे ना, हमने यहां पर बताया भी नहीं कि ये किसी भी चीज को क्वालिफाई करेगा, नहीं। लेकिन यहां पर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और जो भी फ्रेज नाउन को क्वालिफाई करेगा वो ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। सो ऑन द रूफ क्या कहलाएगा, यहां पर एक एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि ये नाउन किड जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है। द बॉय स्टैंडिंग इन द शॉप, यहां पर अब उस लड़के को क्वालिफाई किया जा रहा है, बॉय नाउन है, स्टैंडिंग इन द शॉप, कहां खड़ा है, शॉप के अंदर। तो भाई यहां पर सीधा सीधा हमें यह बोला गया था कि इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि एक एडजेक्टिव वो मॉडिफाई करेगा या नाउन को, प्रोनाउन को और ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके बारे में देगा। इसके अंदर एक एडजेक्टिव हो सकता है, मॉडिफायर्स हो सकते हैं और दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करें। सो ऐसे ही, शी बॉट अ ब्यूटिफुल ब्राउन चेयर। सो अ ब्यूटिफुल ब्राउन किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, चेयर को। चेयर क्या है, नाउन। तो चेयर नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहे हैं, ये वाले शब्द, अ ब्यूटिफुल ब्राउन, है ना। ब्यूटिफुल क्या है, ब्राउन क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। अ लेडी विद लॉन्ग हेयर इज वॉकिंग इन द गार्डन। अब अ लेडी क्या है, नाउन है, इस नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, विद लॉन्ग हेयर। कौन सी लेडी, लंबे बालों वाली लेडी, वो क्या कर रही है, गार्डन में वॉक कर रही है। तो ये लेडी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये यहां पर एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। शी गेव मी अ कप फुल ऑफ टी, उसने मुझे क्या दिया, एक कप, किससे भरा हुआ, चाय से भरा हुआ। शी गेव मी अ कप फुल ऑफ टी। सो कप यहां पर क्या है, एक नाउन है। फुल ऑफ टी, फुल ऑफ टी क्या कर रहा है, यहां पर इस नाउन कप को क्वालिफाई कर रहा है। ये वाला पार्ट इसको क्वालिफाई कर रहा है ना। अ स्टूडेंट फ्रॉम माई कॉलेज, एक स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्ट तो है यहां पर, नाउन हो गया। इस नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट, जो कहां से है, मेरे कॉलेज से। एक स्टूडेंट जो मेरे कॉलेज से है, वन द कंपटीशन, क्या किया उसने, कंपटीशन जीता। मॉडिफाइज नाउन स्टूडेंट, कौन से नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं यहां पर, स्टूडेंट नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। हुई ये बात क्लियर, यहां पर समझ में आया। तो इस तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज को आप इजीली पहचान सकते हैं। केवल आपको ये देखना है कि वो फ्रेज क्या कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। 3 पढ़ चुके हैं हम, नाउन, प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव फ्रेज।
अब बारी है एडवर्ब फ्रेज की। एडवर्ब का काम क्या होता है? ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी करते हैं और वर्ब को भी करते हैं। ठीक है, एक एडवर्ब जो होता है वो केवल वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, वो एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वो एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वो एक वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, जैसे समझो, a phrase that acts as an adverb in a sentence is called an adverb। कि एक फ्रेज जो कि एक एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा एक सेंटेंस में, वो एक एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। ये तो सिंपल है ही। जैसे कि एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है या ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है हमें वर्ब की या दूसरे एडवर्ब्स की सेंटेंस में, तो इट कंटेन्स एन एडवर्ब and other words as noun, preposition, modifiers which as a whole acts in adverb phrase। तो वो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि एक एडवर्ब जो है वो ना केवल वर्ब को क्वालिफाई करता है, वो एडवर्ब और वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। और यहाँ पर अगर आप फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ढूंढना चाहोगे तो आपको उसके साथ क्या क्या मिलेगा? या तो नाउन लगा होगा, प्रेपोजिशन लगा होगा या मॉडिफायर लगा होगा। ठीक है, उस एडवर्ब फ्रेज के अंदर, तो वो पूरा एक एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करेगा। अब इसको समझने का तरीका क्या होगा? क्या तरीका होगा इसका? एग्जाम्पल्स होंगे और वो एग्जाम्पल्स अभी हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। He drives a car at a very high speed। अब वो गाड़ी चलाता है, चलाने को ही तो मॉडिफाई किया है इस पार्ट ने, एट अ वेरी हाई स्पीड, एक बहुत ही हाई स्पीड पर। चलाने को मॉडिफाई किया है ना, किस पर? एक बहुत ही हाई स्पीड पर। तो एट अ वेरी हाई स्पीड यहां पर क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट। रनिंग को मॉडिफाई कौन किया? वेरी फास्ट। तो रन वर्ब को यहां पर मॉडिफाई किया है बहुत तेज ने, राइट। शी ऑलवेज स्पीक्स इन अ रिस्पेक्टफुल वे। वो हमेशा बात करती है बड़ी तमीज से। तो वो बात करने का उसका तरीका जो है वो क्या है? ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। बात करने का तरीका क्या है? बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीका है, इन अ रिस्पेक्टफुल वे, राइट। दे वॉक्ड अलोंग द रोड। अब यहां पर वॉक्ड, वो चल रहे थे, कहां चल रहे थे? अलोंग द रोड। सो वॉक यहां पर वर्ब जो है उसको क्वालिफाई किया है ना। शी वेलकम्ड द गेस्ट इन अ नाइस वे। अब उसने वेलकम किया किनको? गेस्ट को। वेलकम करने का तरीका क्या था? बहुत एक अच्छा तरीका था, इन अ नाइस वे। तो इन अ नाइस वे क्या हो गया यहां पर? एडवर्ब फ्रेज हो गया, है ना। एडवर्ब फ्रेज हो गया। He stayed at college for a few hours। He stayed at college। वो क्या किया? वो स्टे किया कॉलेज पर कितनी देर के लिए? For a few hours, थोड़े घंटों के लिए। स्टे कितनी देर का था? वर्ब क्या है? स्टेड। स्टे कितनी देर का था? कुछ घंटों का। स्टे जो है वो कितनी देर का था? कुछ घंटों का। The kid sat beside her mother। जो बच्चा था वो अपनी माँ के बगल में बैठा था। तो बैठा था कहां पर? बिसाइड हर मदर, उसकी माँ के बाजू में। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी कि एडवर्ब फ्रेज किस तरीके से एक्ट करते हैं। अब बारी है वर्ब फ्रेज की। तो वर्ब फ्रेज काफी इजी है, बहुत 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 सरल है। देखो, A verb phrase is a group of main verb and helping verbs। ग्रुप होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का जो ग्रुप है उसे वर्ब फ्रेज बोलते हैं। यूजुअली जगह आपको दिख जाएगा, जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर। वो क्या कर रही है? एक पत्र लिख रही है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इज राइटिंग, राइट। ही हैज पास्ड द एग्जाम। हैज हेल्पिंग वर्ब, पास्ड मेन वर्ब। यहां लिख देती हूं, इज HV helping verb, writing main verb MV। ठीक है, has passed, फर्स्ट वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या है? is। मेन वर्ब क्या है? writing। दूसरे वाले में has हेल्पिंग वर्ब
पास्ट मेन वर्ब, तीसरे वाले में मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, रीच मेन वर्ब, चौथे वाले में हैव बीन प्लेइंग मेन वर्ब, छठे वाले में इज वेटिंग मेन। तो हमने देखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर फ्रेज बना रहे। इज राइटिंग वर्ब फ्रेज, हैज पास्ड वर्ब फ्रेज, मस्ट रीच वर्ब फ्रेज, हैव बीन प्लेइंग वर्ब फ्रेज, इज वेटिंग वर्ब फ्रेज। ठीक है, वर्ब फ्रेज भी हो गया। अब बारी आ गई है इंफिनिटिव फ्रेज की। इंफिनिटिव क्या होता है? इंफिनिटिव होता है ना टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इंफिनिटिव में क्या होता है? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो एक इंफिनिटिव फ्रेज जो होगा उसके अंदर एक इंफिनिटिव मतलब कि टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी एंड मॉडिफायर्स, और उनके साथ मॉडिफायर्स होंगे या दूसरे कोई रिलेटेड वर्ड्स होंगे लिंक्ड टू द इंफिनिटिव, वो उस इंफिनिटिव से लिंक्ड होंगे। वर्ब की एक टाइप होती है इंफिनिटिव। ठीक है, तो एक इंफिनिटिव फ्रेज एक नाउन की तरह और एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, और एक एडवर्ब की तरह। तो ये जो इंफिनिटिव फ्रेज होगा ये सेंटेंस के अंदर एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ड्राइव अ कार। टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बन गया? टू इंफिनिटिव बन गया, साथ में एक नाउन ऐड किया हुआ है। तो टू ड्राइव अ कार यहां पर एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है ये इंफिनिटिव फ्रेज। सो आई लाइक टू ड्राइव अ कार। तो टू ड्राइव अ कार क्या बन गया? एक इंफिनिटिव फ्रेज बन गया, क्योंकि इसमें टू इंफिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, टू गेट सक्सेस इन द एग्जाम, टू गेट सक्सेस। अब यहां पर ना देखो, ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये यहां पर वर्ब नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, इंफिनिटिव ना वर्ब नहीं होता है। ठीक है, आई लाइक उसे पसंद है। क्या पसंद है? वो एक अपनी चीज बता रहा है जो उसे पसंद है। वो अपनी एक चीज बता रहा है कि भाई मुझे क्या पसंद है, मुझे गाड़ी चलाना पसंद है। तो वो एक चीज है, एक नाउन है वो, कि भाई मुझे ये पसंद है। तो यहां पर वो एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस ड्राइव हमने यहां पर लिखा है, तो ये यहां पर वर्ब नहीं है। ठीक है, वो कभी भी वर्ब की तरह एक्ट नहीं करता। वो कैसे एक्ट करता है? नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह। जैसे यहां पर ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। टू गेट सक्सेस इन द एग्जाम इज द एम्बिशन ऑफ एवरी स्टूडेंट, कि भाई एग्जाम में सक्सेस मिले ये हर एक बच्चे का लक्ष्य होता है। तो अगेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू इंफिनिटिव हमने लगाया। ठीक है, सक्सेस इन दी एग्जाम, तो यहां पर एक नाउन की तरह ये काम कर रहा है कि भाई क्या पाना इज द एम्बिशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट का एम्बिशन क्या है? एग्जाम में सफलता पाना। हर एक स्टूडेंट का एम्बिशन क्या है? एग्जाम में सफलता पाना। तो ये एक नाउन हो गया, है ना? कोई भी चीज, अब इसने बोला ये चीज मेरी एम्बिशन है। ठीक है, द गवर्नमेंट मेड अ प्लान, गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया टू हेल्प द पुअर। अगेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, टू हेल्प द पुअर। अब गवर्नमेंट का प्लान क्या है? ये एक यहां पर किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। राइट राइट। तो क्योंकि यहां पे प्लान नाउन है, प्लान को टू हेल्प द पुअर क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहां पर प्लान नाउन जो है कि द गवर्नमेंट मेड अ प्लान, गवर्नमेंट ने क्या बनाया? एक प्लान बनाया। ये प्लान क्या है? नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। इस प्लान का काम क्या है? गरीबों की मदद करना। ठीक है, तो इसीलिए ये यहां पर क्या बन गया? टू हेल्प द पुअर एक वो वाला क्या बोलते हैं, इंफिनिटिव फ्रेज बन गया। ठीक है, शी sang a song to please the audience. So again टू क्या हो गया? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लीज, टू प्लीज दी ऑडियंस। तो अब उसने गाना गाया, गाना किस लिए गाया? ऑडियंस को प्लीज करने के लिए। सो यहाँ पर एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये सिंग वर्ब जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। द जोकर डांस्ड टू एंटरटेन द पीपल। जोकर ने क्या किया? डांस किया लोगों का मनोरंजन करने के लिए। अगेन यहां पर डांस्ड, तो डांस जो है, द जोकर डांस्ड टू एंटरटेन द पीपल। सो अगेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यहां पर हमें बात समझ में आ गई। तो ये एक इंफिनिटिव फ्रेज है। अब बारी है जेरेंड फ्रेज की। आखिरकार एक जेरेंड फ्रेज क्या होता है समझो। जेरेंड फ्रेज के अंदर आपने जैसे टू इंफिनिटिव पढ़ा, वैसे ही जेरेंड होता है जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें किसी भी, और वो सेंटेंस के अंदर वर्ब की तरह काम ना करे, नाउन की तरह काम करे। राइट? तो जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं, और वो सेंटेंस के अंदर जब एक नाउन का काम करती है, तो वो क्या कहलाता है? एक जेरेंड कहलाता है। तो यहां पर भी हमें यही ढूंढना है ना? वही वाला फ्रेज ढूंढना है, उसके साथ कुछ और रिलेटेड वर्ड्स लगे हुए होंगे, कुछ मॉडिफायर्स लगे होंगे। देखो, आई एंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक। मुझे क्या करता है? मुझे बड़ा मजा आता है म्यूजिक सुनने में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, लिसन के साथ आईएनजी, लिसनिंग। क्या? लिसनिंग टू द म्यूजिक। यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? एज नाउन और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये एक जेरेंड फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक जेरेंड है। आई एंजॉय, मुझे मजा आता है। किस चीज में मजा आता है? गाने सुनने में मजा आता है। तो गाना सुनना क्या हो गया? एक नाउन हो गया, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। He started writing the report. Again वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब वो यहाँ पर ये काम कर नहीं रहा, वो यहाँ पर लिसनिंग, सुन नहीं रहा है गाने, वो यहाँ पर लिख नहीं रहा है। ठीक है। Sitting in the sun helps the body absorb vitamin D. So सूर्य में बैठने से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है हमारी बॉडी को। So again सिटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन यहाँ पर ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है और साथ ही साथ सब्जेक्ट की तरह भी, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? एक जेरेंड फ्रेज कहलाएगा। The crying of the baby disturbed him. बच्चे के रोने ने क्या कर दिया? उसको डिस्टर्ब कर दिया। So as noun और subject, the crying, cry प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जेरेंड फ्रेज यहां पर हो गया। अब अगली बारी जो आ गई है हमारी, वो है पार्टिसिपल फ्रेज की। किसकी बारी आ गई है? पार्टिसिपल फ्रेज की। तो समझिए पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। पार्टिसिपल भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। अ पार्टिसिपल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, मॉडिफायर और दूसरे लिंक्ड वर्ड्स का आपको ग्रुप मिलेगा। कैसे? अ पार्टिसिपल फ्रेज इज पंक्चुएटेड विद अ कॉमा और कॉमास। इसको क्या करा होगा? कॉमास से अलग किया हुआ होगा किसी भी सेंटेंस में पार्टिसिपल फ्रेज को। कैसे? इट ऑलवेज एक्ट्स एज एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। ये हमेशा सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो पार्टिसिपल फ्रेज में क्या होगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल इसके अंदर होगा, और इसमें मॉडिफायर्स और दूसरे वर्ड्स भी लिंक होंगे। समझना कैसे? द स्टूडेंट्स रेजिंग देयर हैंड्स। अब यहां पर बोला था ना कि एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। स्टूडेंट्स नाउन जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है। द स्टूडेंट्स रेजिंग देयर हैंड्स, जो उठा रहे हैं अपने हाथ, नीड एन एक्स्ट्रा पेज। उन्हें क्या चाहिए? एक एक्स्ट्रा पेज चाहिए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की सेकंड फॉर्म जब दूसरे मॉडिफायर्स के साथ हो, जैसे रेजिंग देयर हैंड्स। इनको आप अलग कैसे करोगे? कॉमास से सेपरेटेड होते हैं ये। ठीक है, बहुत सी बार आप देखोगे कॉमास से सेपरेटेड होते हैं। शी गॉट अ मेल स्टेटिंग अबाउट हर एग्जाम। उसे क्या मिला? एक मेल मिला। अब मेल कैसा था? जो उसके एग्जाम के बारे में बता रहा था। तो यहां पर ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहां पर जब हम जेरेंड देख रहे थे, तो जेरेंड में फंक्शंस एज अ नाउन इन दी सेंटेंस, वो नाउन की तरह फंक्शन करता है सेंटेंस में। यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। मेड ऑफ प्लास्टिक, ये चेयर को क्वालिफाई कर रहा है। ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। राइट? क्लियर हुआ? तो ये होता है पार्टिसिपल फ्रेज। लास्ट है एब्सोल्यूट फ्रेज।
ठीक है, ये बच्चों को बहुत सी बात थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में, बट थोड़ी सी कोशिश करना। देखो, एक एब्सोल्यूट फ्रेज को नॉमिनेटिव फ्रेज भी बहुत सी बार बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इसके अंदर एक नाउन प्रोनाउन होगा, एक पार्टिसिपल होगा और लिंक्ड मॉडिफायर्स होंगे। ये क्या मॉडिफाई करता है? इट मॉडिफाइज इंफॉर्मेशन टू दी सेंटेंस, मतलब कि ये ऐड करता है इंफॉर्मेशन सेंटेंस के लिए। इट लुक्स लाइक अ क्लॉज, ये दिखाई पड़ता है क्लॉज के जैसा, बट लैक्स अ ट्रू फाइनाइट वर्ब। लेकिन इसके अंदर एक ट्रू फाइनाइट वर्ब नहीं होती। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जिसका एक टेंस होता है, एक नंबर होता है, एक जेंडर होता है, एक पर्सन होता है। इट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा इन अ सेंटेंस, और इसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हम बोल रहे थे कॉमा से इसको सेपरेट किया गया था, लेकिन यहाँ पर वो एडजेक्टिव की तरह काम आ रहा था, यहां पर वो एडजेक्टिव की तरह काम नहीं आता। कैसे? शी इज लुकिंग वेरी मच हैप्पी, वो दिखाई दे रही है बहुत खूबसूरत। हर फेस एक्सप्रेशन, हर फेस एक्सप्रेसिंग अ शाइन ऑफ हैप्पीनेस, एक्सप्रेसिंग। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला कि एक एब्सोल्यूट फ्रेज जो है वो नॉमिनेटिव फ्रेज भी कहलाता है। उसके अंदर एक नाउन और प्रोनाउन, एक पार्टिसिपल और एक लिंक्ड मॉडिफायर होगा। नाउन प्रोनाउन होगा, फेस, पार्टिसिपल होगा, एक्सप्रेसिंग और लिंक्ड मॉडिफायर अ शाइन ऑफ हैप्पीनेस। मिला ना आपको? नाउन मिला, एक्सप्रेसिंग, पार्टिसिपल मिला और ये मॉडिफायर मिला। शी हैविंग बुक्स इन हर हैंड, हैविंग पार्टिसिपल, बुक्स नाउन, इन हर हैंड उसके हाथों में, ये मॉडिफायर्स। और ये कॉमा से अलग भी किए हुए हैं। इसमें देखो, द रेसलर हैविंग एंगर इन हिज आईज, हैविंग पार्टिसिपल, एंगर इन हिज आईज, गुस्सा था उसकी आंखों में, है ना। सो लुक्ड एट द ओपोनेंट रेसलर, उसने क्या देखा? अपना विपरीत में जो रेसलर था उसको देखा। क्लियर हो गया एब्सोल्यूट फ्रेज? चलिए, सो ये थी हमारी आज की क्लास। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द गर्ल इन ब्राउन फ्रॉक इज माई सिस्टर। जो लड़की ब्राउन फ्रॉक में है वो मेरी बहन है। नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या नन? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। इसके अंदर नाउन फ्रेज कहाँ है? नाउन फ्रेज है, प्रोनाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है? क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गर्ल इन ब्राउन फ्रॉक इज माई सिस्टर। वो जो लड़की ब्राउन फ्रॉक में, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव फ्रेज है ना। नेक्स्ट, आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो यहां पर ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है। क्लियर? तो ये बात हमें यहां पर समझ में आ गई है। एंड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस हम